Hello dear students, welcome to Vision Pharmacy. In our today's video, we are going to talk about spectroscopy. So students, जैसे कि आपको पता है स्पेक्ट्रोस्कोपी यह एक टेक्निक है जिससे हम मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इंटरेक्शन के बारे में पता करते हैं, राइट? सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रैवल्स थ्रू स्पेस इन द फॉर्म ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अलग अलग प्रकार के तरंगे दैट इज़ वेव्स आर एग्जिस्टिंग, ईच डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी। सबकी फ्रीक्वेंसी अलग है, वेवलेंथ अलग है और उनकी एनर्जी भी अलग है, राइट? फ्रॉम हाईएस्ट एनर्जी एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ टू शॉर्टेस्ट एनर्जी एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। मतलब जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है उसका वेवलेंथ कम है और जिसका एनर्जी कम है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, ठीक है? ये आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा आने वाले अगली स्लाइड से। सो यहाँ स्लाइड में आप देखिए वेवलेंथ इंक्रीजेस। सबसे कम वेवलेंथ किसका है? तो फिर कॉस्मिक रेज का, उसके बाद गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स, राइट? तो हम देखते हैं कि कॉस्मिक से लेके रेडियो वेव्स तक कॉस्मिक रेस में वेवलेंथ सबसे कम है, उससे ज़्यादा गैमा रेस का है, फिर एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, यूवी विजिबल, राइट? और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है? तो फिर रेडियो वेव्स का। वेयर एज एनर्जी के मामले में कंप्लीट उल्टा है, राइट? तो कॉस्मिक रेस में सबसे ज़्यादा एनर्जी, उससे थोड़ा कम गैमा रेस में, फिर एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रेस, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो एंड रेडियो, राइट? सो इस इमेज से हमें क्या पता चलता है? तो फिर ये इमेज हमें बताता है कि जो वेवलेंथ और एनर्जी ये दोनों एक दूसरे को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना? दैट इज़ एनर्जी अगर डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ इंक्रीज होगा, है ना? तो एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, राइट? सो दिस इज़ व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इमेज। मूविंग फर्दर, तो यहाँ पे आप सबसे ऊपर देख रहे हो इक्वेशन जो हमने अभी अभी बोला, एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, राइट? So this equation shows that as the wavelength, that is lambda, of an electromagnetic waves decreases, the energy E increases and vice versa. मतलब अगर वेवलेंथ डिक्रीज होगा तो फिर एनर्जी इंक्रीज होगी और उसका वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगा तो फिर एनर्जी डिक्रीज होगी, राइट? सो इन अदर वर्ड्स, शॉर्टर वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू हायर एनर्जी एंड लॉन्गर वेवलेंथ करस्पॉन्ड्स टू लोअर एनर्जी। अगर वेवलेंथ शॉर्ट होगा तो फिर एनर्जी हाई होगी और अगर वेवलेंथ लॉन्गर होगा तो फिर एनर्जी लोअर होगी, राइट? दिस रिलेशनशिप इज फंडामेंटल टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन across the spectrum including cosmic, gamma rays, x-rays, ultraviolet, visible light, infrared, microwaves and radio waves। तो ये जो रिलेशन है वो रिलेशन ये सभी वेव्स के बारे में जानने के लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट? सो सेम रिलेशन एग्जिस्ट करता है इन सभी के बीच में, दैट इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ। मूविंग फर्दर, सो टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो बेसिकली दो प्रकार के स्पेक्ट्रोस्कोपी होते हैं। एक होता है इमिशन, यानी जहाँ से रिलीज होता है, रिलैक्सेशन होता है, और दूसरा होता है एब्सॉर्प्शन, जिसे हम एक्साइटेशन भी कहते हैं, ठीक है? सो इमिशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिलैक्सेशन। सो इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? तो फिर इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ लाइट इमिटेड बाय अ सब्सटेंस व्हेन इट अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू अ लोअर एनर्जी स्टेट, ठीक है? जिस तरह से नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट इमिशन मतलब रिलीज करना, छोड़ना, ठीक है? तो यहाँ पे हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट होता है, इसे इसलिए हम इसे इमिशन कहते हैं, ठीक है? इमिशन यानी रिलीज होता है ना? एनर्जी कम होती है हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ। एग्जाम्पल, फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसे FES भी बोलते हैं, या फिर phosphorimetry spectroscopy, right? So these two spectroscopy are examples of emission spectroscopy. Now moving to next one. So this is
absorption spectroscopy. So absorption spectroscopy involves the measurement of absorption of light by substance as it undergoes electronic transition from lower to higher energy state. यहाँ पे उसका उल्टा होता है. इमिशन में हमने क्या देखा, फ्रॉम हायर टू लोअर, राइट. और यहाँ पे क्या होता है एब्सॉर्प्शन में, फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी स्टेट. एग्जाम्पल्स हैं यूवी विजिबल एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सेट्रा. सो ये जो सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं, ठीक है, ये एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉलो करते हैं, यानी वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ मूव करते हैं बाय एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट. ओके, मूविंग फर्दर. सो पॉइंट्स टू रिमेंबर. तो यहाँ पे दो लॉस इंपॉर्टेंट है. पहला होता है बेयर्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ. ठीक है, तो बेयर्स लॉ क्या बोलता है, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट डिक्रीजेस व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैंपल इंक्रीजेस. अगर अज्यूम कीजिए कि आप लेज़र से, आपको पता है एक बीम ऑफ लाइट अगर एक टेस्ट ट्यूब से पास कर रहे हो, टेस्ट ट्यूब में अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो अल्टीमेटली जो उस पार जाने वाला लाइट है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, है ना. यानी जो भी बीच में रखा हुआ सॉल्यूशन है, अगर वो उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहा तो फिर जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है उसका इंटेंसिटी में फ़र्क पड़ेगा, यानी वो कम हो जाएगा. ठीक है, अज्यूम कीजिए कि आपने एक तरफ से लाइट, लेज़र लाइट यानी जो एक स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट पास किया है, बीच में आपने एक टेस्ट ट्यूब रखा हुआ है और सेम लाइट जो टेस्ट ट्यूब के उस पार जाने के बाद उसे रिकॉर्ड करोगे. अगर टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट सोल्यूशन है, ठीक है, तो फिर जो भी लाइट आप पास कर रहे हो वो टेस्ट ट्यूब के आर पार हो जाएगी, राइट. इंटेंसिटी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, लेकिन अगर टेस्ट ट्यूब में कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है तो फिर क्या होगा, जब लाइट टेस्ट ट्यूब के आर पार होगी, एक स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट, एक स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट, तो फिर इंटेंसिटी में फ़र्क पड़ेगा, है ना. तो बेयर्स लॉ क्या कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट डिक्रीजेस व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैंपल इंक्रीजेस. इंटेंसिटी डिक्रीज होगी अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है ना. यानी इंटेंसिटी डिक्रीजेस इफ़ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, है ना. वेरएस लैम्बर्ट्स लॉ क्या बोलता है, लैम्बर्ट्स लॉ कहता है इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट डिक्रीजेस व्हेन पाथ लेंथ इंक्रीजेस. मतलब जितना लंबा रास्ता उतना इंटेंसिटी ऑफ लाइट में फ़र्क पड़ेगा, राइट. सो इसके लिए आपको एग्जांपल जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो टॉर्च की लाइट है ना. जब आप टॉर्च मारते हो तो फिर वहाँ पे उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, राइट. तो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट डिक्रीजेस व्हेन पाथ लेंथ इंक्रीजेस. पाथ यानी रास्ता, मार्ग, राइट. सो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट डिक्रीजेस व्हेन पाथ लेंथ इंक्रीजेस. नाउ इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी बेयर्स लैम्बर्ट लॉ. ठीक है, सो दिस लॉ डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एब्जॉर्बेंस ए ऑफ अ सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन, द कॉन्सेंट्रेशन C of absorbing species and path length that is L of a sample and the molecular absorptivity A of substance. The law is expressed by equation A is equal to ACl where A is absorbance, A is molar absorptivity, C is concentration of absorbing species और L is path length of the sample. ओके तो फिर ये जो बेयर्स लैम्बर्ट्स लॉ है, ये लॉ क्या बताता है, ये रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, एब्सॉर्बेंस और कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद फिर पाथ लेंथ और मोलार एब्सॉर्प्टिविटी के बीच में, राइट. और हमें इक्वेशन क्या मिलता है, तो फिर एब्सॉर्बेंस इज इक्वल टू ACl, है ना. तो आगे बढ़ते हैं. डेविएशन फ्रॉम और लिमिटेशन ऑफ बेयर्स लॉ. बेयर्स लॉ के लिमिटेशंस क्या क्या हैं, तो पहला है इट फॉलोज इन डाइल्यूट सोल्यूशन. बेयर्स लॉ जो है वो सिर्फ डाइल्यूट सोल्यूशन में फॉलो होता है. अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है तो फिर बेयर्स लॉ नहीं फॉलो होगा, ठीक है. उसके बाद इट डज़ नॉट फॉलो इन सस्पेंशन. सस्पेंशन आपको पता है कि जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं, राइट. तो सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड होने की वजह से ऐसे सॉल्यूशंस जो सस्पेंशन है वो बेयर्स लॉ नहीं फॉलो करते. ओके,
So this could be important from GPAT point of view. Then does not follow if chemical reaction occur. ठीक है, अगर आपने कोई भी सैंपल लिया है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उस सॉल्यूशन में भी बेयर्स लॉ इज़ नॉट बीन फॉलोड, वहाँ पे भी बेयर्स लॉ फॉलो नहीं होता है. और इट फॉलोज इन मोनोक्रोमेटिक लाइट. मोनोक्रोमेटिक यानी ऐसी लाइट जहाँ पे सिंगल वेवलेंथ है. ठीक है, तो फिर बेयर्स लॉ सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट को ही फॉलो करता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो. मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट किया है टू ट्राई टू एक्सप्लेन मच इन हिंदी. आई होप you like and comment for more such videos. Thank you.